जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं NIOS 10th क्लास के जो हमारा SST की जो बुक है उसके प्रश्नों का अभ्यास। ठीक है, प्रश्नों का अभ्यास का मतलब होता है कि आंसर हम किस तरीके से लिखें। ठीक है, अब देखो जैसा कि आपको पता है कि आपके जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर 2 नंबर वाले क्वेश्चंस, ठीक है, और 4 नंबर वाले क्वेश्चंस, 5 नंबर वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं कि 2, 4 और 5 नंबर के आंसर्स को कैसे टैकल करना है, कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया भी है और एक बार फिर से मैं रिवीजन दे देता हूँ कि कैसे समझाना है। तो सुनो, भारत की किन्हीं 2, ये एक्चुअल में आया हुआ है और ये क्वेश्चन पेपर कौन सा साल का है ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, इस पे साल तो नहीं है लेकिन ये सेट 1 है। ठीक है, कोड है ये 2018 का है वैसे। ठीक है, तो 2018 के देखो क्या लिखा है कि भारत में किन्हीं 2 उत्तर पूर्वी पर्वत श्रृंखलाओं के नाम लिखिए। तो आपसे क्या डिमांड की गई है, उत्तर पूर्वी श्रृंखलाओं के बारे में। तो आपको 2 नंबर में सिर्फ इतना करना है कि जब भी आपसे कोई भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जो ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन हो तो उसमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, उसमें ग्राफ बनाना है, ये नहीं कि आप हर क्वेश्चंस में या हर आंसर में क्या करो, ग्राफ बनाते चलो। जो भी ज्योग्राफी टाइप या जिसमें भी भारत से रिलेटेड या भारत के नक्शे से रिलेटेड बात पूछी जाए उसमें। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है कि भारत की किन्हीं 2 उत्तर पूर्वी पर्वत श्रृंखलाओं के नाम लिखो। क्योंकि ये 2 नंबर में तो आपको ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ उतना ही करना है जितना पूछा गया है। ठीक है, अब सुनो, तो आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले एक भारत का एक छोटा सा नक्शा बना लेना है। क्योंकि सिर्फ आपसे पूछा गया है उत्तर पूर्वी, तो आप क्या बताएंगे, उत्तर पूर्वी। तो उत्तर पूर्वी का मतलब क्या है आपको पता है, ये वाला साइड क्या है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये वाली साइड जो होगी वो क्या होगी, उत्तर पूर्वी होगी। तो आपको मैं लास्ट क्लास में बता ही चुका हूँ कि ये वाली जो सबसे ऊपर की जो श्रेणी होती है हिमालय की क्या कहलाती है, हिमांचल। दूसरी वाली जो श्रेणी होती है वो क्या कहलाती है, हिमाद्री। तीसरी जो होती है वो शिवालिक कहलाती है, लेकिन सिर्फ 2 पूछा गया और वो भी उत्तर में। तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ वही बतानी है जो पूछी गई है। तो 2 नंबर में इतना लिखने के बाद अगर कुछ लिखना है तो आप क्या लिखोगे, उत्तर पूर्व 2 श्रृंखलाएं हैं, कौन कौन सी, एक तो हिमांचल और दूसरा हिमाद्री। तो ये तो हो गया 2 नंबर के कैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन को टैकल करना है, जिसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन है आपके ऐसे पॉइंट से जिसमें आप लोगों को कोई स्ट्रक्चर बनाने की नीड नहीं होती है। अब वो कैसे क्वेश्चन है, जैसे कि देखो क्वेश्चन है ये प्रश्न जिसमें बोला गया है कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को लागू क्यों किया गया। ठीक है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को क्यों लागू किया गया। इसमें तो कोई क्वेश्चंस नहीं दिख रहा ना, इसमें तो आपको नहीं दिख रहा ना कि इसमें कोई स्ट्रक्चर बन सकता है। तो जिसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है उसमें क्या करना है, पॉइंट डालो। सबसे पहले की पॉइंट्स पकड़ना है। इसमें क्या पकड़ना है आपको, की पॉइंट्स। तो की पॉइंट्स क्या है, एक तो है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, पहला की पॉइंट्स, और दूसरा की पॉइंट्स है कि क्यों लागू किया गया। तो क्यों लागू किया गया तो ये समझना है। तो आपको क्या करना है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एज इट इज़ लिख लो। उसके बाद आप लिखो वो पॉइंट जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट आप पढ़ते समय क्या करते हो, ऑब्जर्व कर लेते हो। देखो बेटा, ये सारे पॉइंट्स और आंसर आप लोगों को तब याद रहते हैं जब आप लोग रीडिंग करते हो। और मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि जब भी आप लोग रीडिंग करो तो उस समय आपको क्या करना है, रीडिंग करते समय मेन पॉइंट्स को पेंसिल से अंडरलाइन कर लेने हैं और उन्हीं को अपनी लैंग्वेज में समझ लेना है। तो जो आप अपनी लैंग्वेज में समझते हो ना, आपको सिर्फ वही लिखना है। इसमें अलग से कोई चीज़ याद नहीं करनी है, बस जो आप पढ़ के जो खुद की अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपको उसे समझना है। ठीक है, तो देखो, तो पहले ग्राम समृद्धि योजना को नीचे लिख लेना है। कैसे, आंसर में, इस योजना के तहत ग्राम में रहने वाले व्यक्तियों में को रोजगार व अन्य प्रकार की सुविधाएं जैसे बिजली, बीज, खाद्य उत्पादन को कम दर पर लोगों तक पहुंचाना है, पहला। दूसरा पूछा गया है कि क्यों लागू किया गया है, तो ग्राम की समृद्धि के लिए, मतलब गांव की समृद्धि के लिए, सभी प्रकार की सुविधाओं का सर्जन के लिए और ग्राम विकास के लिए। ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब एक और चीज़ ध्यान रखनी है, वो क्या, देखो
ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट 10th क्लास, कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन जिसमें ज्योग्राफिकल पॉइंट पूछे जाए उनको कैसे टैकल करना है, और ऐसे क्वेश्चंस जिसमें कोई भी ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस नहीं है, जैसे कि किसी जगह की स्थिति नहीं पूछी है या किसी प्रकार का कोई एरिया नहीं पूछा है, तो उसको टैकल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप की पॉइंट्स पकड़ो, की वर्ड्स देखो कि कौन कौन से हैं, और उनको फिर क्या करना है, आपको हेडिंग बना के पॉइंट वाइज लिखना है। अब एक और चीज़ जो बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, देखो क्लासेस चाहे NIUS हो या रेगुलर हो, क्लास चाहे 8th हो, 9th हो या 10th हो, 11th हो, 12th हो, लेकिन बच्चे ना एग्ज़ाम हॉल में जाके ना घबरा जाते हैं, कौन सा करें, अरे टाइम हो रहा है 2 घंटे में कैसे सॉल्व करें। तो उसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी है और फिर से बता देता हूँ, वैसे तो बेसिक चीज़ है, लेकिन जो आपको समझना है वो क्या, जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाओ तो क्वेश्चन को पहले रीड कर लो 10 मिनट दे के, कोई बड़ी बात नहीं है, 10 मिनट दे के पहले सारे क्वेश्चंस को पढ़ लो। पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन उठाओ जिन क्वेश्चन पे आपको लगता है कि ये मैंने पढ़े हुए हैं और इसमें मैं अच्छा खासा लिख लूँगा। और बच्चे क्या करते हैं कि कई जो पहली बार क्वेश्चन, क्योंकि NIUS एक ऐसी क्लास है जिसमें ना कई ऐसे भी स्टूडेंट बैठते हैं जो जॉब करते हैं या कभी स्कूल नहीं गए, उन्हें सिर्फ क्या चाहिए होता है, सिर्फ 10वीं की मार्कशीट मिल जाए। लेकिन भैया NIUS में भी अच्छे से एक एक पॉइंट चेक होते हैं, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि उनको क्या करना है कि वो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखने लगते हैं। तो क्वेश्चन नहीं लिखना है, टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि मान लो कि अगर आपसे बोला गया है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, आपको ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन है कि सड़क परिवहन परिवर्तित क्षेत्र में क्यों लोकप्रिय है, 2 कारण लिखिए, और आपको इस पे अच्छे से आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर क्वेश्चन नहीं लिखना है, डायरेक्ट डालो उत्तर नंबर, डायरेक्ट क्या लिखो, उत्तर नंबर, ठीक है, उत्तर नंबर 8। उत्तर नंबर 8 लिखने के बाद अपने आंसर्स को क्या कर दो, स्टार्ट कर दो, ठीक है, कीवर्ड्स पकड़ के। और कीवर्ड्स क्या होते हैं वैसे तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ, क्योंकि अब आप लोग 2 नंबर वाले आंसर्स को समझ गए हो, 2 तरीके के होते हैं कैसे लिखना है। अब हम सीखेंगे क्या, अब हमको सीखना है कि किस प्रकार से अब बड़े आंसर्स को टैकल किया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चंस को आपको कैसे टैकल करना है वो, ठीक है। तो 4 नंबर के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो उनको कैसे लिखना है, तो देखो क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर ये है, देखो क्वेश्चन है, मैं प्रश्न लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रश्न समझा सकूँ, इसीलिए आप लोगों को नहीं लिखना है, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी में, ठीक है, भारत, आप लोग भी लिखो, भारत में प्रचलित जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का क्या करें, वर्णन करें, है ना, वर्णन करें। तो मेरे बच्चों आप लोगों को ये चीज़ समझ लेनी है, क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात ये होती है कि आपको अब वो पॉइंट्स लिखने हैं जो एग्जामिनर देखे और उसको सिर्फ और सिर्फ राइट टिक करे, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें जब आप लोग पढ़ते हो, मैं आपको बोलता ही हूँ कि मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग क्या किया करो, एक बार खुद से बुक रीड कर लिया करो, है ना, जिससे क्या होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। तो बस 4 नंबर का क्वेश्चन है क्योंकि ये, तो इसमें अब हमें 4 नंबर की तरह ही सोचना है, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा नंबर मिल सकें। तो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताता आया हूँ कि कोई भी क्वेश्चन लिखने से पहले आपको कुछ बातें याद रखनी है। तो वो बातें क्या है, एक तो सुनो, वो बातें हैं नंबर 1 कि आपको क्या पकड़ना है, इस क्वेश्चन का की पॉइंट या कीवर्ड्स पकड़ना है, ठीक है, कीवर्ड्स कि इसमें कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनसे आंसर डायरेक्ट बन सकता है, डायरेक्ट निकल सकता है। दूसरा जो आपको याद रखना है कि कीवर्ड्स निकालने के बाद आपको क्या बनानी है, उसकी हेडिंग बनानी है, ठीक है। हेडिंग बनाने के बाद उन हेडिंग्स को क्या करना है, आपको
पॉइंट वाइज आपको क्या करना है, लिखना है। और अगर पॉसिबिलिटी है कि उसमें कोई ग्राफ या मैप बन सकता है तो नो डाउट आप पॉइंट के बाद उसमें क्या बनाओ, उसमें आप मैप या फिर क्या करो, ग्राफ बनाओ। ठीक है, तो बेटा अगर आप ये 4 एलिमेंट्स को फॉलो करते हो ना आंसर लिखते समय, तो आपके 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, और कभी अगर आप किसी और क्लास में गए जिसमें 10 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, आंसर्स आते हैं, तो आप उनको भी क्या कर सकोगे, ईजिली टैकल कर पाओगे। तो मेरे वर्ड्स को इसको लिख लेना अपने पॉइंट आंसर के साथ, क्वेश्चन लिख के कि भैया ने क्या क्या बोला है। तो मैं एक साथ फिर क्या करूँगा, समझा दूंगा। बोला गया है कीवर्ड्स है, ठीक है, कीवर्ड्स पहले तो आपको निकालना है क्वेश्चन का। ठीक है, ये सभी क्लासेस के लिए भी है, कीवर्ड्स निकालना है पहली बात तो। दूसरा आपको क्या निकालनी है, उसकी हेडिंग। तीसरी क्या करना है आपको उसमें से, पॉइंट वाइज, यानी कि जो भी हेडिंग बनाओगे फिर उनको पॉइंट वाइज लिखना है। और चौथा, अगर पॉसिबिलिटी है आंसर में मैप या ग्राफ बनने की तो मैप और ग्राफ बनाने हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इसके आंसर, अब ये चीज़ आप लोग लिख के रखना, ठीक है, साइड में, और मुझे बताते रहना कि इसके बाद क्या है, फिर मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहला पॉइंट है कीवर्ड, है ना। तो देखो कीवर्ड क्या है, इसमें आपको सबसे पहले पकड़ना है कीवर्ड्स। तो कीवर्ड देखो, 18वीं शताब्दी में भारत में प्रचलित जाति व्यवस्था, तो इसमें कीवर्ड क्या है, जाति व्यवस्था। आप लोगों को जाति व्यवस्था बताना है, पहला कीवर्ड तो ये है। दूसरा उन्होंने बोला है जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, तो इसमें क्या बताना है, उन जाति व्यवस्थाओं की विशेषताएं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 18वीं शताब्दी भी बोला गया है, तो इसमें 3 कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, इजीली आंसर लिख सकते हो। एक तो 18वीं शताब्दी में भारत में प्रचलित जाति व्यवस्था, तो जाति व्यवस्था दूसरा कीवर्ड्स है, ठीक है, और तीसरा है उनकी विशेषताएं। तो आपको क्या करना है कि अब इन्हीं चीज़ों को हेडिंग बनाओ और इन्हीं को अब लिखो। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 18वीं शताब्दी। देखो कई बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, बस लिया और स्टार्टिंग से बस लिखना स्टार्ट, पूरा का पूरा पूरी कॉपी ऐसे भर देंगे जैसे कि लगेगा कि भैया सबसे ज़्यादा इसी को आता है। पर आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा सा ना स्मार्ट वर्क करना है, ताकि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करे ना तो कहे कि हाँ इसने कुछ यूनिक किया है, इसने कुछ यूनिक किया और इसने सबसे डिफरेंट लिखा है। क्योंकि NIOS के अंदर मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से देखी है, क्योंकि कई बच्चे पढ़ते भी हैं, शाम को भी आते हैं कुछ बच्चे, तो वो लोग का पता है क्या सिद्धांत है कि भैया मैं तो कॉपी भरनी है। और 99% बच्चे यही होते हैं NIOS के अंदर जो सिर्फ कॉपी भरने जाते हैं, उनका कोई इंटेंशन ये नहीं होता है कि उन्हें स्मार्ट वर्क करना है, नहीं। तो आप लोग अगर स्मार्ट वर्क करोगे तो औरों से ज़्यादा नंबर मिलेंगे, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ अभी से, चाहे कोई मुझे पागल कहे बेवकूफ़ कहे, ठीक है। देखो क्या बोला है, 18वीं शताब्दी, तो आप क्या करो, मैंने क्या बोला है, कीवर्ड की हेडिंग बनाओ। तो 18वीं क्या, 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, तो 18वीं शताब्दी में भारत लिख लो, चलो में भारत, ये लिख के अब क्या करो, अब आपको क्या करना है कि 18वीं सदी का भारत कैसा था, पहले उस भारत की सामाजिक व्यवस्था लिख दो। कैसे लिखोगे, जब आप रीडिंग करते हो चैप्टर्स को, है ना, तो उन चैप्टर को जब आप रीडिंग करते हो तो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी है आपको वो अंडरस्टैंडिंग लिखनी है, मतलब आपकी खुद की समझ। तो 18वीं सदी में भारत कैसा था, तो लिखो, आप लिखो 18वीं शताब्दी में भारत में विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ, ठीक है, कुरीतियाँ, ठीक है, कुरीतियाँ थी जिससे समाज में बहुत ज़्यादा भेदभाव, ठीक है। दूसरा छुआछूत व अव्यवस्थाएं धारण थी, ठीक है, जिससे समाज सिर्फ अंधेरे की ओर चल रहा था, अंधेरे की ओर
चल रहा था। देखो अब आप लोग कहोगे भैया क्या ऐसा बुक में है, तो मैं आपको फिर से बोलूँगा कि बुक में 18वीं शताब्दी को अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा, उसमें सिर्फ ये इंडिकेशन किया गया है कि 18वीं सदी में जो समाज था वो किस ओर जा रहा था। तो वहाँ पर अव्यवस्थाएं ऐसी थी कि कई प्रकार की अपूर्तियाँ हैं, जैसे कि होता है ना अंधविश्वास टाइप की चीज़ें, है ना, ऊंच नीच, छुआछूत, जाति बिरादरी, इन सब का भेदभाव था, जिससे समाज विकसित नहीं हो रहा था बल्कि और ज़्यादा डूबता जा रहा था। तो आपको जो समझ आया आपने उस बिहाफ पे उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दो कि 18वीं शताब्दी में भारत आखिर था कैसा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट लिखो, जाति व्यवस्था। तो जाति व्यवस्था को यहाँ हेडिंग बनाओ, अब यहाँ पर लिखो कि जाति व्यवस्था। अब वहाँ की जो जाति व्यवस्था थी वो थी कैसी। तो आपको पता है कि जाति व्यवस्था में आप लोगों को जाति की व्यवस्थाओं का के बारे में बताना। तो जाति व्यवस्था कैसी थी याद करो। अब आपको लिखना है कि 18वीं शताब्दी में भारत में जाति व्यवस्था वर्ण आधारित थी। किस आधारित थी? वर्ण आधारित थी। ठीक है, वर्ण आधारित थी, जिसमें ब्राह्मण है ना, हाँ, ब्राह्मण पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय, और फिर कौन थे? क्षत्रिय के बाद वैश्य, वेरी गुड, ठीक है, वैश्य, और कौन थे फिर अंत में थे शूद्र। ठीक है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 18वीं शताब्दी में ये जाति व्यवस्थाएं थी जिसके हिसाब से समाज क्या हो रहा था? संचालित हो रहा था। ठीक है, तो आपने वो लिख दिया। अब क्योंकि ये 4 नंबर का है तो आपको क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा इनके बारे में यहाँ नीचे लिख भी दो। नीचे लिख दो क्या? जैसे ब्राह्मण का काम क्या था? ठीक है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ब्राह्मण का काम था दान देना, ठीक है, दान लेना, ठीक है, दान देना, पूजा करना, ठीक है, विधि करना आदि। पहला। क्षत्रिय का काम क्या था बताओगे आप लोग? क्षत्रिय का काम क्या था? युद्ध करना, दान देना, और दान देना व रक्षा करना, ठीक है। अब वैश्य का काम क्या था? वैश्य का काम था, नीचे वाली लाइन में आप लोग लिखो, वैश्य का काम था गौपालन, कृषि व्यवस्था, ये वैश्य का काम था, ठीक है। और शूद्र का काम क्या था? शूद्र का काम था कि तीनों जातियों की यानी कि तीनों ऊपरी व्यवस्थाओं की सेवा करना, ठीक है। तो ये आपने क्या किया? अब देखो, जब आप इतने आंसर बताओगे तो इसमें आपने क्या किया? इसमें आपने पहले हेडिंग में बता दिया कि 18वीं सदी का भारत कैसा था, दूसरे में बता दिया जाति व्यवस्था कैसी थी, और तीसरे पॉइंट में याद देखो विशेषताएं, तो इनकी विशेषताएं बता दिया आपने कि हर वर्ण की क्या विशेषताएं थी। तो हर वर्ण की व्यवस्था क्या थी कि उनको उनकी जाति के हिसाब से क्या मिला हुआ था? काम मिला हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा होता है 4 नंबर का टैकल, ओके। चलो, तो बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग NIOS 10th के हम लोग अभी तक 2 नंबर वाले उत्तर मतलब प्रश्नों का उत्तर लिख के देख चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं। हम लोग ने 4 नंबर का भी एक प्रश्न लिख लिया है। अब मैं आप लोगों को 4 नंबर का ही एक और प्रश्न लिखवाने जा रहा हूँ, जिसका मेन इंटेंशन है मेन पॉइंट्स डालना, क्योंकि पिछले वाले आंसर के अंदर मैंने आपको ये बताया कीवर्ड पकड़ना, कीवर्ड पकड़ लिया आप लोगों ने, वो लिख लिया था, फिर कीवर्ड की हेडिंग भी डाल के आप लोगों ने लिख ली थी। तीसरे पॉइंट में आगे नीचे ये था कि आपको क्या करना है, अगर पॉसिबिलिटी हो तो ग्राफ बनाओ। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि आंसर में कैसे ग्राफ बनता है या डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है। तो देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग भी क्वेश्चन नोट डाउन करो, आप लोग भी क्वेश्चन नोट डाउन करो। चलो, तो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है। और क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन है भारतीय सांसद
भारतीय सांसद के विविध कार्यों ठीक है, विविध कार्यों की व्याख्या करें। क्या करें? व्याख्या करें। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पता ही है, मैंने क्या बोला आप लोगों को, हमेशा बार बार बोलता हूँ कि आपको क्या पकड़ना है, कीवर्ड्स। तो इसमें आपको कीवर्ड्स क्या पकड़ना है कि भारतीय सांसद, आपको बस क्या बताना है पहले, भारतीय सांसद, और इसके विविध कार्य। व्याख्या करना मतलब उसको एक्सप्लेन करना होता है, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि एक्सप्लेन कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या करना है आपको। तो सबसे पहले आपको बोला गया भारतीय सांसद, तो आपको क्या करना है, तो पहले भारतीय सांसद यहाँ लिखना है कि भारतीय सांसद आखिर है क्या, है ना। तो भारतीय सांसद आपको समझाना है सबसे पहले। तो भारतीय सांसद समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप क्या लिखो, वे मेन पॉइंट जो आपको भारतीय सांसद के बारे में पता है। आपको पता है कि भारत की सांसद कहाँ है, हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, है ना। तो आप ऐसे लिखिए, सांसद 2 सदन में बटी हुई है। सांसद क्या है, 2 सदन में बटी हुई है, ठीक है, ठीक है। कौन कौन सी है वो, एक है लोकसभा, ठीक है, और दूसरी कौन सी है, राज्यसभा, है ना, राज्यसभा, ठीक है। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस है कि सांसद में, ठीक है, आपको क्या लिखना है कि सांसद में, ठीक है, आम चुनाव में विजयी, आम चुनाव में विजयी, ठीक है, विजयी व्यक्ति सांसद का, ठीक है, सांसद का क्या हो जाता है, मेंबर हो जाता है। कौन हो जाता है, मेंबर बन जाता है, ठीक है। और वही, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर लिखना, और वही कानून बनाने, ठीक है, कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया में भाग लेता है, ठीक है, कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेता है। अब आप एक काम करो कि यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाओ, ऐसे करके यहाँ लिखो सांसद, और इसके ऐसे करके डायग्राम बनाओ। पहला ये हो गया कौन सा, ये हो गया लोकसभा, है ना, और ये वाला ऐसे निकालो, ये हो गया कौन सा, ये हो गया राज्यसभा, है ना। आप लोग को पता ही है कि लोकसभा और राज्यसभा में वे व्यक्ति चुने जाते हैं जिनको आम चुनाव में क्या किया जाता है, चुना जाता है, जो एक एरिया का मेंबर होता है, जिसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। और फिर वही विधानसभा और लोकसभा का क्या बन जाता है, मेंबर बन जाता है। आपको पता होगा कि भारतीय सांसद में कुल 395 सीटें हैं, ठीक है। बट अभी इस चीज़ें कुछ ब्यौरा चेंज भी हुआ है, पर मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटी क्या है। तो देखो लोकसभा में जो टोटल सीटें हैं वो हैं 345, है ना, और जो राज्यसभा में जो टोटल सीटें हैं वो हैं 245 या 250। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये मोटा मोटी आपको याद रखना है, इनकेस अगर आप भूल जाओ तो। वैसे आगे का जो ब्यौरा है, डाटा है, वो मैं आपको आगे की क्लास में बता दूंगा। तो इसने क्या बोला है कि विधि कार्यों की व्याख्या करें। तो विधि कार्यों का अब यहाँ पर क्या लिखना है, विधि, यहाँ पर आपको लिखना है कि वहाँ पर क्या क्या विधि होती है और वहाँ पर कौन कौन से क्या होते हैं, कार्य होते हैं। तो नंबर वन वहाँ पर कानून बनने की प्रक्रिया, कानून बनाया जाता है ना, बनाया जाता है। पहला, नए कानूनों पे क्या होती है, नए कानूनों पर बहस होती है। क्या होती है, बहस होती है, ठीक है। पक्ष और विपक्ष, ठीक है, पक्ष और विपक्ष क्या करता है, आपस में, पक्ष और विपक्ष आपस में वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं और समाधान निकालते हैं। और क्या करते हैं, समाधान निकालते हैं। तो मेरे बच्चों 4 नंबर में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिनमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है, बस आपकी अगर समझदारी ही है तो आपकी समझदारी ही काफ़ी है उन पॉइंट्स के ऊपर। तो देखो 4 नंबर का है, इसमें आपने कीवर्ड्स पकड़े कि भारतीय सांसद के विधि कार्यों की व्याख्या करें,
तो आपने भारतीय सांसद पहले बता दिया क्या है और उसका एक ग्राफ में बता दिया कि भारतीय सांसद लोकसभा और राज्यसभा में बटी हुई है। 345 लोकसभा के अंदर, 245 से 250 क्या होती है, राज्यसभा के अंदर सीटें होती हैं। फिर इनके विधिक कार्य क्या होते हैं, कानून बनाया जाता है, नए कानूनों पर क्या होती है, चर्चा होती है, नए कानूनों को पास किया जाता है, पुराने कानूनों को रद्द किया जाता है। कोई ऐसे कानून होते हैं जो अभी के समय में उस लायक नहीं है, तो उन कानूनों को क्या किया जाता है, रद्द किया जाता है। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों को पता है कि हमारा जब भारत का संविधान बना तो उस समय एक चीज़, भारत का संविधान बना तो कई जितने भी संविधान करता थे जिन्होंने भारतीय संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाई, तो उन्होंने हर चीज़ के लिए प्रावधान बनाए थे, हर चीज़ के लिए क्या बनाए थे, नियम कानून बनाए थे। तो एक नियम बनाया गया था शादी का, कि किसी भी व्यक्ति की जो शादी है वो किस उम्र में हो जानी चाहिए, स्पेशली लड़कियों की। तो लड़कियों की एक शादी की उम्र तय की गई थी क्या, 21 साल। वो सॉरी माय मिस्टेक, पहले तय की गई थी 14 साल, कि 14 साल में क्या कर दी जाएगी, शादी की जाएगी। तो ये जो कानून बना, ये कहाँ बना, सांसद में। फिर ये कानून फिर से कुछ सालों बाद क्या आ गया, 18 साल, ठीक है, 18 साल। तो इस कानून में क्या किया गया, संशोधन किया गया, बदला गया। तो ये सारे काम कहाँ हुए, सांसद के अंदर। अब फिर ये 2019 में एक कानून आया, और ये 2019 में कानून क्या, ये इसी कानून को, यानी कि जो नियम बनाया गया था शादी का, इसी कानून को फिर से सांसद में बहस हुई, इसको क्या किया गया, बदला गया, और इस पे तय किया गया कि 2019 के हिसाब से अब 18 साल से लड़कियों की उम्र क्या कर दी जाएगी, 21 साल कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी, 21 साल। तो अब लड़कियों की शादी की उम्र क्या हो गई है, 21 साल। तो बच्चों ये जो नियम कानून बनते हैं, ठीक है, ये जो नए नए रूल रेगुलेशंस बनते हैं, ये क्या है, ये सारी चीज़ें भारत में ही पारित होती हैं, नो डाउट, कानूनी तौर पे, लेकिन वो सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, सांसद में। तो अगर आपको सांसद के विधिक कार्यों की व्याख्या करनी है तो आप ऐसा ही भी कोई एग्जाम्पल दे सकते हो कि हाल ही में एक कानून क्या किया गया है, बदला गया है, जिसमें सांसद में ये फैसले लिए गए हैं। तो ऐसे कार्य विधि वगैरह सारे काम कहाँ होते हैं, सांसद के अंदर होते हैं। ठीक है, समझ आ गया ये वाला पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो बस अब आप लोगों को इस पे भी ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन भी टैकल करने हैं, वो भी 4 नंबर में। ठीक है।